ओके, वेलकम टू अनदर क्लास। क्या पढ़ रहे थे? जीओसी। ठीक है, जीओसी पढ़ रहे थे और जीओसी में लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो था एसिडिटी, और एसिडिटी के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके थे। नाउ हमने क्या डिस्कस करना है? बेसिसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है बेसिसिटी। ठीक है, तो क्या होती है बेसिसिटी? जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो हम बेसिसिटी को देखते हैं इन द बेसिस ऑफ लुईस बेस। किसके बेसिस पे देखेंगे? लुईस बेस। जैसे एसिडिटी को हम किसके बेसिस पे चेक करते थे? आर्हेनियस एसिड। ठीक वैसे ही बेसिसिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं लुईस बेस को। ठीक है, तो लुईस बेस क्या होता है? जैसे आर्हेनियस एसिड था, H+ डोनेट करने की टेंडेंसी, वैसे ही जो लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी है लुईस बेसिसिटी। ठीक है, तो लुईस बेस कौन होगा? लुईस बेस वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे फॉर डोनेशन। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, डोनेट नहीं करता है, तो वो लुईस बेस नहीं होगा। लुईस बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को हम लुईस बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल NH3 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। NH3 लोन पेयर होते हैं और डोनेट भी करता है। ठीक है, तो NH3 क्या हो गया? बेस हो गया। कैसा बेस? लुईस बेस। H2O में भी एक जो लोन पेयर है वो H2O डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो H2O भी हमारा लुईस बेस होगा। ठीक है, तो लुईस बेस कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। अब बात करते हैं दो तरीके के ग्रुप इसको कैसे इफेक्ट करते हैं। तो दो तरीके के हमारे ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या करेगा वो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर किसी बेस के साथ यानी कि लोन पेयर डोनेट करने वाले एटम के साथ लगा हुआ है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है क्योंकि, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इजीली डोनेट कर पाएगा, और डोनेशन की कैपेबिलिटी जो है उसी को तो हम बेसिसिटी कह रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिसिटी इंक्रीज होगी। जबकि एसिडिटी के केस में अपोजिट था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी कम करता था, लेकिन बेसिसिटी क्या करता है? बेसिसिटी इंक्रीज करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सेम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को ना लगा के हम इसको देखें, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डी लगा दिया है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पुल करेगा, और पुल करेगा तो यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को खुद खींचने का ट्राई करेगा, और खुद खींचने का ट्राई करेगा तो अब इसके जो लोन पेयर है, क्योंकि वो इधर की तरफ भी पुल हो रहे हैं तो ये बाहर किसी को इसकी ईजिली इन लोन पेयर्स को नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। बहुत कॉमन चीज़ थी, सबको पता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँ तो हमें पता है कि जो बेसिसिटी है एसिडिटी के क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों होगी एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? अभी जस्ट ऊपर देख लिया हमने, ग्रुप भी क्या हो रहे हैं? जो ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करता था वो बेसिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, और जो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है वो एसिडिटी को बेसिसिटी को इंक्रीज करता है तो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बहुत कॉमन चीज़ है ये तो। और यहाँ पर एक और चीज़ ये इसलिए भी है क्योंकि बेसिसिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के सेंस में भी ले सकते हैं। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी ऑफकोर्स कम होगी, तो इनका जो रिलेशन है वो क्या रहेगा? इनवर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एसिडिटी होती है वो, एसिडिटी की बात कर रही हूँ, एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो बेसिसिटी pKa के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है,
तो बेसिसिटी क्यों होगी, क्योंकि एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और बेसिसिटी खुद एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स pKa वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या आप कह सकते हो pH वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि जो pH वैल्यू है वो अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा 14 है, ठीक है, ये pH की वैल्यू है। तो pH वैल्यू अगर बढ़ेगी, देखो pH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी, तो pH अगर 1 to 14 की तरफ मूव करेगा तो pH हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी और एसिडिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब है एसिडिटी हमारा यहाँ को क्या कह सकते हैं, pH डिक्रीज हो रहा है। pH डिक्रीज मीन्स pH का तो एसिडिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, इसका मतलब है एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 7 होता है, 7 न्यूट्रल होता है, इधर की तरफ एसिडिटी इंक्रीज होती है और इधर की तरफ बेसिसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो बेसिक सबसे ज़्यादा बेसिक हम उसको मानेंगे जो अगर 14, 13, 12 ऐसे हमारे पास pH वाले बेस है तो उस 14 वाले को हम सबसे अच्छा बेस मानेंगे, और एसिड अगर हमारे पास 3 to 1 की तरफ है तो हम 1 वाले को सबसे अच्छा एसिड मानेंगे जिसका pH 1 होगा, ठीक है। कंपैरिजन कर रही हूँ इधर पे। तो ये थी नॉर्मल चीज़। एक और पॉइंट है, ये पॉइंट आपको कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। द पॉइंट इज़ जो 5 मेंबर्ड रिंग होगी, 5 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग के साथ अगर 5 मेंबर के साथ जो रिंग लगी है वो उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज करती है, ठीक है। अगर 5 मेंबर रिंग के साथ भी कोई रिंग लगी है, 5 मेंबर के साथ भी क्या हो रही है, कोई रिंग लगी है, 5 मेंबर के साथ कोई रिंग लगी है, तो ये रिंग जो है इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज करेगी, ठीक है। इतनी सी बात है, 5 मेंबर के साथ वाली रिंग उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। ओके, आगे बढ़ें। तो आगे बढ़े तो अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको तो बिल्कुल बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे ही कर लोगे। इसमें से सबसे अच्छा बेस कौन सा है? यहाँ पर हमने बेसिक टेंडेंसी देखनी है, तो कौन अच्छे बेस होंगे। देखो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँ तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप मतलब कार्बन वाला ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इधर भी कार्बन ग्रुप, इधर भी कार्बन ग्रुप, ये इसको देंगे, ये कार्बन नाइट्रोजन को देगा और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट इज़ बेसिसिटी ज़्यादा, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब NH3 की बात करें तो NH3 का इसके कंपैरिजन में कम दे पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं रहता है जितना कार्बन होता है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा पाएगा, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में, लास्ट वाले के कंपैरिजन में कम रहेंगे, तो इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी कम रहेगी जो लास्ट वाला है उसके कंपैरिजन में। तो इन दोनों का अगर देखें तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर रहने वाला है, जो CBA, जो C है वो ज़्यादा बेसिक होगा B से, ठीक है। अब बात करते हैं NH3 और NH2 में, यहाँ NH3 और एनेलीन में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एटलीस्ट लॉन पेयर है तो सही डोनेशन के लिए, चाहे जो हाइड्रोजन है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर तो है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। लेकिन यहाँ के जो नाइट्रोजन है वो तो कहाँ जाते हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिंग के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब रिंग के अंदर चले जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ घूम रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर घूम रहे हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 24 आवर मतलब हर बार ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के पास अवेलेबल रहेंगे, तो नाइट्रोजन के पास हर बार अवेलेबल ही नहीं है, तो ईजिली क्या ये डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। ए की बेसिसिटी क्या होगी, बी से भी कम होगी,
तो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा यहाँ पे CBA। ओके, सिंपल सा है। और इसको हमने किसके बेसिस पे देखा, इसको हमने देखा है इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से कंपाउंड है, एनिलीन है मेरे पास, ठीक है। अगली बारी में क्या है, ये फिनाइल रिंग है, पीएच रिंग है, ठीक है। अगली बारी एन के साथ H एक है, पीएच 2 है, यानी कि फिनाइल रिंग 2 है। अगली बारी यानी कि जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा उसमें पीएच के पास हाइड्रोजन नहीं है, 3 के 3 फिनाइल रिंग है, सारी वैलेंसी पीएच ने ही कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। अब होगा क्या, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया। अब इस केस में जो बेसिसिटी है उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, सारे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, ठीक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, देखो यहाँ पे जो लॉन पेयर है कहाँ जाएंगे, रिंग में जाएंगे, और रिंग में जाएंगे तो नाइट्रोजन के पास हर बार अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ये 2 रिंग में जा रहे हैं, 2 रिंग में जा रहे हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर के जो आने की प्रोबेबिलिटी है और कम हो गई। यहाँ पे एटलीस्ट एक बारी रिंग में जाएंगे फिर नाइट्रोजन के पास तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो क्या है 2 बारी रिंग में जाना है, फिर नाइट्रोजन के पास आना है, फिर 2 बारी रिंग में, फिर नाइट्रोजन के पास आना है। दैट इज़ कि इसका जो लॉन पेयर है उसकी नाइट्रोजन के ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी ए से भी कम है। अब यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ तो 3 लॉन पेयर है, यानी कि ये जो तीन फिनाइल रिंग है, यानी कि लॉन पेयर तीनों फिनाइल रिंग में घूमेगा, नाइट्रोजन पे रहने की प्रोबेबिलिटी और कम, ठीक है। इसका मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत कम है, हर बार है नहीं। सेम इसका भी केस है, जबकि ये अब की बार कर लेगा। अब की बार क्यों कर लेगा, क्योंकि कंपैरिजन की बात हो रही है, दूसरों से कंपेयर जब हमने करके देखा तो यही हमें सबसे ज़्यादा बेसिक मिल रहा है। तो बेसिसिटी का यहाँ ऑर्डर रहने वाला है ABC। ए सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन बी होगा, देन सी होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा। एक और ले लेते हैं। देखो NH3 है, NH3 है, एक मैंने ले लिया है N के साथ कोई R ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इस R के इसमें आपकी बार है, पहले एक R ले लेते हैं, एक R 2H, फिर 2R 1H, लास्ट में 3 के 3 R, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बेसिसिटी चेक करें तो क्या होगा, मेरे पास A है, B है, C है, D है। तो बेसिसिटी क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, R इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। R डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन उस इंटेंसिटी से डोनेट कर नहीं पाता है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन देगा तो सही, उतना ज़्यादा नहीं देगा। R एक ही है तो नाइट्रोजन बहुत कम देगा, यहाँ तो R है ही नहीं तो नाइट्रोजन सबसे कम देगा। तो इसका जो आंसर यहाँ से आ रहा है, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखा है, तो जो हमारी बेसिसिटी आ रही है वो कैसी आ रही है, बेसिसिटी DCBA, ठीक है। ये हमने किसके थ्रू देखा है, ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा होता तो है लेकिन सिर्फ गैसियस स्टेट में होता है, सिर्फ गैसियस स्टेट में ही ऐसा होता है, लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं होता है। या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या चेंज हो जाता है, पोलर प्रोटिक अगर हमारे पास सॉल्वेंट है, जैसे H2O मैंने ले लिया, तो मैंने एक R वाला ले लेना है, एक मैं ले लेती हूँ H
चलो एक 3 OR वाले ले लेते हैं, यहाँ से सीधा पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को किस में डाला है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी कि इसको भी मैंने वाटर में डाला है और इसको भी मैंने वाटर में डाला है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन की तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इस हाइड्रोजन की तरफ, पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन की तरफ इस हाइड्रोजन की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इसके जो हाइड्रोजन है वो इस लॉन पेयर से नाइट्रोजन के साथ क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे के तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पे जो लॉन पेयर है उससे ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तो बन सकती है, लेकिन इस ऑक्सीजन की इस R के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मस्ट कंडीशन है कि हाइड्रोजन तो कम से कम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है तो ये जो कंपाउंड है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जो H2O है यहाँ पर पहले अप्रोच करेगा, क्योंकि दो साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और पहले अप्रोच करेगा, तो ये जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर है इस हाइड्रोजन को पहले देंगे ना, पहले देंगे, इसका मतलब इसकी जो इस हाइड्रोजन को लॉन पेयर देने की टेंडेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीज़न की वजह से अब की बार जो बेसिसिटी होती है वो बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, अभी तक फोर्थ वाले की बेसिसिटी ज़्यादा थी, अब फर्स्ट वाले की बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। फर्स्ट वाले की बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक पर एक भी नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे हो रही है, तो उसके बाद सेकंड की होगी, उसके बाद थर्ड की होगी और उसके बाद फोर्थ की होगी। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। और ये कहाँ पर होगा, ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, जहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे। ऊपर वाला किस में था, गैसेस स्टेट में, और ये होगा आपका इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ये आपका रहने वाला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, तो यहाँ से देखो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, अगर ओवरऑल हमसे पूछ लिया जाता है, ना गैसियस स्टेट कहा जाता है और ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देन हमने जो कंबाइंड इफेक्ट है वो लगाना है। अगर हमसे खाली पूछ लेगा तो हम कंबाइंड इफेक्ट लगाएंगे, और कंबाइंड इफेक्ट में क्या होगा, दोनों इफेक्ट को देखेंगे और दोनों इफेक्ट के थ्रू हम देखेंगे, एक ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट के थ्रू जो बेसिसिटी का ऑर्डर आता है वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है, जो हमारा सेकेंड डिग्री है, यानी कि थर्ड वाला उसका सबसे ज़्यादा रहता है, फिर 1 डिग्री का रहता है, फिर 3 डिग्री का रहता है और फिर 0 डिग्री का रहता है, यानी कि 3, 2, 4 और 1, ये हमारा कंबाइन इफेक्ट के बाद आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि अगर गैसेस स्टेट होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे देखेंगे, और अगर हमसे दोनों में कुछ ना कहा जाए और ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाए तो कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, और कंबाइंड इफेक्ट हमारा 3, 2, 4, 1 का रहेगा। 3, 2, 4, 1 मैंने क्या नाम दिया इसको, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, जिससे बेसिसिटी थोड़ी और क्लियर आपको हो जाएगी। आगे बढ़े, तो आगे है हमारा SIR इफेक्ट। अब SIR इफेक्ट क्या होता है, देखो SIR इफेक्ट जो है, SIR का मतलब यहाँ पे है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में स्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस से क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, और अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो बेसिसिटी
इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, देखो नाम से ही समझ आ जा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस में इनहिबिशन हो रहा है, यानी कि रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। रेजोनेंस नहीं होगा तो जो हम अभी तक देख रहे थे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू ही, तो रेजोनेंस की वजह से ही तो वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल नहीं हो रहे थे। अब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल होंगे और नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है जो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करने वाला इफेक्ट है, ठीक है। अब ये एप्लीकेबल कैसे होता है और क्या स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस है, तो वो देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल कैसे होगा, एप्लीकेबल होगा जब आपके जो दो ग्रुप है, दो ग्रुप कौन से ग्रुप में उनकी बात करूँगी, ये है दो ग्रुप, एक ये ग्रुप है और एक इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप होगा, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे दो ग्रुपों की बात हो रही है। दो ग्रुप मतलब एक हमारा जो नॉर्मली कंपाउंड है उस पर लगा हुआ जो ग्रुप है, जैसे एनेलिन कंपाउंड है तो उस पर कौन सा लगा हुआ है, NH2, और दूसरा ग्रुप हो रहा है NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जब ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, बल्की होंगे, जब दोनों ग्रुप बल्की होंगे, दोनों ही ग्रुप क्या होंगे, बल्की होंगे, तो हमारा SIR लगेगा। दोनों ग्रुप बल्की होंगे तो SIR लगेगा। तो दोनों ग्रुप बल्की होंगे तो SIR किस तरीके से लगेगा ये भी देख लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, OCH3, D, NH2 बल्की ग्रुप नहीं है। NH2 भी यहाँ पर बल्की ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये ग्रुप बल्की ग्रुप नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि जब दोनों ग्रुप बल्की होते हैं तब SIR लगता है। तो देख लें, बना के देख लेते हैं और क्या होता है SIR, यहाँ से भी आप समझ जाएंगे। तो मैंने दोनों ग्रुप बल्की बना दिया, NH2 को तो इसने ऑलरेडी कह दिया है कि ये बल्की नहीं है, तो मैं N के साथ कुछ और ले लेती हूँ। N के साथ मैं NCH3 ले लेती हूँ। अब ये तो बल्की है भाई, इसको तो ऐसा नहीं कहोगे कि ये बल्की नहीं है, ये तो काफ़ी बल्की है, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास है लॉन पेयर, पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला बल्की ग्रुप हो गया। दूसरा बल्की ग्रुप CH3 हमारा बल्की ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। और CH3 को नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा रहता है, CH3 थोड़ा दूर चले जाता है तो बल्कीनेस कम रहती है। तो यहाँ पर जो CH3 है वो बल्की ग्रुप है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान देना, ये स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, मतलब ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो रेजोनेंस क्यों नहीं हो पाएगा, NH3 बल्की ग्रुप, ये पूरा बल्की ग्रुप क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे। एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेगा तो ये जो नाइट्रोजन से लगा हुआ पूरा ग्रुप है, नाइट्रोजन का पूरा ग्रुप है, ये प्लेन से हट जाएगा, ये प्लेन से थोड़ा सा घूम जाएगा। देखो जिस प्लेन में CH3 है, CH3 किस प्लेन में है, ये पूरा sp2, सारे sp2 है, तो ये भी एक ही प्लेन में है और ऊपर वाले भी एक ही प्लेन में है, सब एक ही प्लेन में है, ध्यान रखना। नीचे CH3 और ऊपर नाइट्रोजन से लगा हुआ ये वाला पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप एक ही प्लेन में है। क्यों है एक ही प्लेन में, क्योंकि ये सारे sp2 कार्बन है और उन्हीं पे लगे हुए ये हैं, तो इसका मतलब ये भी प्लेन में ही होंगे। ये पूरा प्लेन में है तो इससे लगा हुआ ये भी प्लेन में ही होगा और ये भी प्लेन में ही होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये प्लेन में पास में ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, तो एक दूसरे को हिंड्रेंस शो करते हैं, मतलब हिंड्रेंस दिखाते हैं। और हिंड्रेंस दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रुप है वो क्या होगा, प्लेन से थोड़ा सा हट जाएगा। प्लेन से हट जाएगा तो प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी, प्लेनरिटी डिस्टर्ब। अब तुम्हें पता है प्लेनरिटी डिस्टर्ब मीन्स प्लेनरिटी कम होगी, मीन्स कॉन्जुगेशन कम होगा, कॉन्जुगेशन कम होगा मीन्स रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस कम होगा, ठीक है। अब बाकी चीज़ें ऐसे ही बता देती हूँ, सिंपल सी चीज़ है। कॉन्जुगेशन कम होगा, रेजोनेंस कम होगा, कॉन्जुगेशन कम होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉन पेयर है अब रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये प्लेन में रहे ही नहीं। जब प्लेन में रहेंगे तभी तो प्लेन में जो चीज़ें हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब प्लेन में है ही नहीं, उस कमरे में है ही नहीं जहाँ खाना मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा इनको, ठीक है। तो ये वहाँ पर नहीं जा पाएंगे,
इसका मतलब अब ये हमारा बारात में नहीं जाएंगे, कहने का मतलब अब ये फिनाइल रिंग के अंदर नहीं जाएंगे। फिनाइल रिंग के अंदर नहीं जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास रहेंगे तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन करेगा इनको डोनेट, नाइट्रोजन इनको डोनेट करेगा। इसका मतलब यहाँ पर बेसिसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पर बेसिसिटी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ हमने सीखा कि SIR की वजह से, SIR की वजह से इसके पास 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। SIR की वजह से ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो प्लेन से हट जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वाला पूरा ग्रुप ही प्लेन से हट जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दैट इज़ ये बाहर डोनेशन के लिए अवेलेबल हैं, अब इनको आप ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब अब बेसिसिटी इंक्रीज हो गई है। तो अब आपको समझ आया होगा कि SIR से कैसे बेसिसिटी इंक्रीज होती है। SIR के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि दोनों ग्रुप मतलब ये ग्रुप और इससे लगा हुआ ऑर्थो पर जो ग्रुप होगा वो ग्रुप बल्की होने चाहिए। दोनों ग्रुप बल्की होंगे तभी यहाँ पर प्लेन से हट पाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्रुप बल्की होने की वजह से क्या होगा, प्लेनरिटी में डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन इन प्लेनरिटी, डिस्टॉर्शन इन प्लेनरिटी, प्लेनरिटी में डिस्टॉर्शन होगा तो कॉन्जुगेशन कम होगा, कॉन्जुगेशन कम होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा SIR का एप्लीकेशन था कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो बेसिसिटी है वो SIR की वजह से इफ़ेक्ट होती है और कम हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इसी तरीके का अब हमारा टॉपिक रहेगा SIP। SIP भी एक इफ़ेक्ट ही है, SIP भी एक इफ़ेक्ट ही है, इसको भी आप समझ जाओगे। इसका मतलब है स्टीयरिक इनहिबिशन, स्टीयरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्या कह रहा है, इनहिबिशन मीन्स मना कर रहे हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटोनेशन नहीं हो पा रहा है। अब प्रोटोनेशन कब होता, प्रोटोनेशन देखो ध्यान देना, प्रोटोनेशन कब होता, इसी को तो प्रोटोनेशन कहेंगे, यही तो प्रोटोनेशन है भाई, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना ही तो प्रोटोनेशन है, ठीक है। तो प्रोटोनेशन कब होगा, प्रोटोनेशन तब होगा जब इस नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस जैसी चीज़ की वजह से प्रोटोनेशन कम हो रहा है। तो प्रोटोनेशन कम हो रहा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है इसका मतलब बेसिसिटी कम है। इसका मतलब SIP की वजह से बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन क्या निकला हमारा कि SIP इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी कम होगी, ठीक है। अब ये कब एप्लीकेबल होता है, ये आपका कब एप्लीकेबल होगा, ऊपर वाला कब एप्लीकेबल हो रहा था, जब दोनों ही ग्रुप हमारे एप्लीकेबल जब दोनों ही ग्रुप हमारे बल्कि थे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए ये कंडीशन होती है कि दोनों में से एक ग्रुप हमारा बल्कि होना चाहिए, एक ग्रुप बल्कि होना चाहिए और दूसरा ग्रुप बल्कि नहीं होना चाहिए। जो दूसरा ग्रुप है हमारा वो बल्कि नहीं होना चाहिए, नॉट बल्कि। नॉट बल्कि का मतलब समझते हैं आप, नॉट बल्कि का मतलब बल्कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ आ जाएगा, यहाँ से हमारी बात बनती है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, सीधा समझ आ जाएगा, सिंपल सा है। ये हमारा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्या ये ग्रुप बल्कि है, ये ग्रुप बल्कि नहीं है। थोड़ी देर पहले जब हम SIR डिस्कस कर रहे थे तो उसी टाइम बता दिया था कि जो NH2 ग्रुप है वो यहाँ पर बल्कि की तरह बिहेव नहीं करता है, तो ये हमारा ग्रुप बल्कि नहीं रहेगा। और इधर पे मैं CH3 लगा देती हूँ, अब ये बल्कि है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, SIP कब लगेगा, जब दो में से एक बल्कि होगा एक बल्कि नहीं होगा। तो दो में से एक बल्कि है दूसरा बल्कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ हमारा SIR नहीं लगेगा, यहाँ हमारा लगेगा SIP,
क्योंकि SIP ही कहता है कि एक हमारा बल्कि होना चाहिए। क्या कहता है SIP कहता है एक बल्कि होना चाहिए, दूसरा बल्कि नहीं होना चाहिए। तो एक बल्कि है, दूसरा बल्कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे SIP लगेगा। SIP किस तरीके से लगेगा, क्या होता है SIP, देखो इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को देना पसंद करेगा, ठीक है। अब ये लोन पेयर प्रोटॉन को देगा तो क्या होगा, जैसे ही ये लोन पेयर प्रोटॉन को देगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, NH NH NH। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एटम होगा तो वो ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता है लोन पेयर के कंपैरिजन में। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, एटम ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा लोन पेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हमारा CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस देखो पहले 2 हाइड्रोजन थे तो ये CH3 उतना इनके साथ हिंड्रेंस नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही तीसरा हाइड्रोजन आएगा, अब यहाँ पे क्या हो रही है, ये जगह बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ तो CH3 बल्कि ग्रुप पहले से ही था, तो अगर तुम और यहाँ पे इस जगह को बढ़ा रहे हो तो यहाँ से तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ना कि भाई इतनी जगह है ही नहीं, तू हाइड्रोजन को ला क्यों रहा है, मैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट हूँ, मैं तो विरोध करूँगा। तो ये करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर विरोध करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, CH3 कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो एज ए रिजल्ट होगा क्या, एज ए रिजल्ट ये हाइड्रोजन को यहाँ पर लाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। इसी ये हाइड्रोजन को लाना पसंद नहीं करेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही पसंद नहीं करेगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कम होगी। यही SIP है। SIP क्या है कि इस प्रोटॉन को लाने के लिए, इस प्रोटॉन को लाने में यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है, किसकी वजह से, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन आना नहीं चाहता है, प्रोटॉन आएगा तो लड़ाई होगी, ठीक है। तो इसलिए प्रोटॉन नहीं आना चाहेगा और ये लोन पेयर नाइट्रोजन देना पसंद नहीं करेगा। तो SIP के वजह से बेसिसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है और मतलब कि स्टीयरिक हिंड्रेंस कब क्रिएट होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो स्टीयरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसका मतलब बेसिसिटी कम रहेगी। अगली बारी एक बात ध्यान रखना, एक बार आपका SIR लग गया, एक बार आपका SIR इफेक्ट लग गया, ठीक है, तो उसके बाद SIP ही लगेगा। एक बार SIR इफेक्ट लग गया तो दोबारा SIR इफेक्ट नहीं लगाओगे, दोबारा SIP ही लगाओगे, दोबारा SIR इफेक्ट नहीं लगाओगे। कौन सा इफेक्ट लगाओगे, SIP लगाओगे। क्या कहना चाह रही हूँ, देखो यहाँ पे समझो, मेरे पास 2 ग्रुप हैं, 2 कंपाउंड है, एक NH3, कौन सा, जो हमने एग्जाम्पल लिया था SIR के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, SIR लगेगा। ये मेरा A ग्रुप है, A कंपाउंड है। देन B कंपाउंड मैंने ले लिया, सेम ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, लेकिन कुछ तो अलग रखना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। तो कंपैरिजन के लिए अलग रखेंगे हम, एक CH3 ग्रुप, दूसरा CH3 ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, जो SIR इफेक्ट है वो हमें पता है कि बेसिसिटी को इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है बता दिया, अब सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। तो यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली देगा। तो इस केसेस में क्या होना चाहिए, A की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए B से, नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, क्या होगा, अगर SIR लग रहा है तो इधर तो क्या होना चाहिए, इधर एक CH3 है, उसके साथ दूसरा CH3 भी है, तो इधर हम क्या कहेंगे कि 2 बार SIR लग सकता है। तो एक बार SIR से बेसिसिटी बढ़ी है तो 2 बार SIR से तो ज़्यादा बेसिसिटी बढ़नी चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, B ज़्यादा होना, B की बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए A से। लेकिन 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 SIR क्या था, क्या था SIR, यहाँ पर हिंड्रेंस की वजह से प्लेन से बाहर भेज दे रहा था, लेकिन
अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ऊपर वाला पॉइंट है ये भी क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। एक बार हिंड्रेंस होगा, प्लेन से दूर भेज देगा, लेकिन प्लेन से दूर ये यहाँ पे हिंड्रेंस करेगा और फिर ये इसको क्या होगा, प्लेन में ले आएगा, ठीक है। और अब की बार ये यहाँ से अगर लॉन पेयर देना, इस लॉन पेयर और देगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन आएगा। एक हाइड्रोजन आएगा तो वो इसके साथ रिपल करेगा ना। एक हाइड्रोजन आएगा तो वो इस CH3 के साथ रिपल ही तो करेगा। और जबकि मैंने कह दिया है जो कोई भी एटम होगा वो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं लॉन पेयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगली बार एक बार SIR लग जाता है तो दो बार SIR नहीं लगाओगे, अगली बार लगाओगे SIP। वो क्यों लगता है वो भी मैंने बता दिया है, बस ये पॉइंट याद रखना। अगर इस तरीके से दिखेगा तो SIR लगा देना सीधा। यही ये होता तो हम सीधा SIR लगा देते, बेसिसिटी बढ़ जाती। यहाँ पर 2 देखा तो ऐसा मत सोचना कि डबल SIR लगेगा और B की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा मत सोचना। क्योंकि एक बार SIR लगाओगे सिर्फ और एक ग्रुप को देख के SIR लगा दिया तो दूसरा आ गया तो फिर SIP लगाना पड़ेगा। SIP लगेगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। दैट इज़ कि यहाँ पर जो A की बेसिसिटी होगी वो B से ज़्यादा होगी। ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं हम प्रोटॉन स्पंज। क्या होता है प्रोटॉन स्पंज? तो प्रोटॉन स्पंज की अगर बात करें प्रोटॉन स्पंज क्या होते हैं? देखो, प्रोटॉन स्पंज की बात करूँ तो अगर एक कंपाउंड ले लेते हैं, इसी के थ्रू समझ लेंगे, सिंपली समझ भी आ जाएगा, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हमारा थोड़ा सा गलत बन गया, इस तरीके से होगा, इस तरीके से कंपाउंड है। ये नाइट्रोजन 2H ले लेते हैं, NH2, ये NH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास एक लॉन पेयर है, इसके पास भी एक लॉन पेयर है। लॉन पेयर क्योंकि बहुत पास आ गए हैं, तो बहुत पास आ गए हैं तो क्या होगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। बहुत पास आ गए हैं ना, इसकी वजह से ये यहाँ पे जो लॉक्ड सिस्टम है इसकी वजह से ये जो लॉन पेयर है वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इसी को प्रोटॉन स्पंज कहते हैं। हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो है एक लॉन पेयर इस H+ को देना पसंद करेगा। एक लॉन पेयर H+ को देगा तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा एक नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गए। एक नाइट्रोजन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन तो है ही, और अपना एक जो लॉन पेयर था वो किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। तो इधर पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी, ये नाइट्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है और इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया है, ठीक है। अब होगा क्या, अब आप कहेंगे कि अभी तक तो आप कह रहे थे कि जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, एटम ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता है लॉन पेयर के कंपैरिजन में। यहाँ तो आपने एटम लगवा दिया, लॉन पेयर को ही हटा के, क्या ये हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा? लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर। यहाँ कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये लॉन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिस वजह से ये जो है बहुत स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यही है आपका प्रोटॉन स्पंज, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे हम, प्रोटॉन स्पंज कहेंगे। और इस वजह से ये जो आपका कंपाउंड होता है ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। बहुत ज़्यादा बेसिक क्यों होता है,
क्योंकि इसके लोन पेयर डोनेट करने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो CH2 है इनको हटा के मैं CH3 कर देती हूँ, इनको हटा के CH3 कर देती हूँ, इधर के भी दोनों CH2 को हटा के CH3 कर देती हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी और तेजी से प्रोटॉन को देगा, ठीक है। तो बेसिसिटी और बढ़ेगी, हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 होंगे तो बेसिसिटी और बढ़ेगी, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना, इसकी जो बेसिसिटी होगी, इस कंपाउंड की बेसिसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में गए हैं और वैसे भी अब ये देना पसंद नहीं करेगा, नहीं तो एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर वो रिपल्शन करेंगे, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी कम होगी प्रोडक्ट की और इसकी ज़्यादा रहेगी। एक और फैक्टर है जो बेसिसिटी को अफेक्ट कर सकता है, वो होता है एरोमेटिक नेचर। अगर मैं बात करूँ एरोमेटिक, पहले एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ना तो हमने है ही, ये तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, GOC के जस्ट बाद पढ़ेंगे। एरोमेटिक एंड एंटी, क्या लिख रही हूँ, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखते हैं क्या होता है। एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक कौन होते हैं, एरोमेटिक वो होते हैं जो 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो हमारा हकल्स रूल है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होने चाहिए 4n+2 होने चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी इंटीग्रल नंबर होगा, 0 1 2 3 एनीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, जो 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को, 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। और ये भी हकल्स के अकॉर्डिंग ही होता है, हकल्स के अकॉर्डिंग 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ये इसके पास होने चाहिए, ठीक है। अब क्या आप हर बार ये निकाल के देखेंगे, इसको देखने की बिल्कुल नीड नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी ट्रिक है, जिससे 100% मतलब एरोमेटिक कौन है और एंटी एरोमेटिक कौन है इजीली पता चल जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको देखना है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो एरोमेटिक होगा, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो एंटी एरोमेटिक का केस होगा। सिंपल सी चीज़ थी। और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो एरोमेटिक का केस होगा, जैसे 3 डबल बॉन्ड वाला कोई होगा, बेंजीन है हमारा 1 2 3 तो एरोमेटिक होगा। इवन में 2 वाला ले लेते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन के है 2 डबल बॉन्ड है लेकिन एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो एरोमेटिक, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब आगे एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना, डबल बॉन्ड में आप नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर करेंगे, नेगेटिव चार्जों को हमेशा एज ए डबल बॉन्ड ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे एक मेरे पास एक कंपाउंड है ये, तो इसमें अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, एक ये डबल बॉन्ड हो गया, एक ये डबल बॉन्ड हो गया, और एक ये डबल बॉन्ड हो गया। जो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड की बात की है, उस डबल बॉन्ड में आप जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए, 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, ठीक है। अब यहीं से हमें बेसिसिटी के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है, अगर देखो अगर H+ डोनेट करने के बाद, H+ डोनेशन के बाद जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक बनता है, या जो रिंग है वो एरोमेटिसिटी गेन करती है, कब H+ डोनेट करने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगी,
बहुत ज़्यादा बेसिक होगी। क्यों होगी बहुत ज़्यादा बेसिक? बहुत ज़्यादा बेसिक होने का रीज़न ये है कि भाई H+ को डोनेट कर रहा है तो क्या लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर देना ही बेसिसिटी है, और किसी चीज़ को दे के खुद एरोमेटिसिटी गेन कर ले रहा है, जबकि एरोमेटिसिटी सबसे स्टेबल स्टेट होती है। तो सबसे स्टेबल स्टेट में तब पहुंच पा रहा है जब अपने लोन पेयर दे रहा है, तो वो तो देना ही चाहेगा, तो वहाँ पर उसकी जो बेसिसिटी है, और उस देने को ही तो बेसिसिटी कह रहे हैं, तो बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपने ये देखना है कि कहाँ पर ईजिली लोन पेयर दे पाएगा, और लोन पेयर देने के बाद जो कंपाउंड है वो अगर एरोमेटिक बन पा रहा है तो वो 100% लोन पेयर देगा, और बेसिसिटी उसकी भी ज़्यादा रहेगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारा पायरोल, एक H होता है इसके पास, ये पायरोल है, ये पिरिडीन है, फिर उसके बाद पिपरिडीन है, और ये है हमारा मॉर्फेलिन। ठीक है, तो ये इनकी हमने चेक करनी है बेसिसिटी। बेसिसिटी का ऑर्डर चेक करना है, बताओ भाई बेसिसिटी क्या होगी। तो बेसिसिटी क्या है, इस लोन पेयर को देने की टेंडेंसी, इस लोन पेयर को देने की टेंडेंसी, इस लोन पेयर को देने की टेंडेंसी, और इस लोन पेयर को देने की टेंडेंसी ही बेसिसिटी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। इसके यहीं पे है, लेकिन यहीं यहीं पे है, और कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे ये sp2 है, इसके लोन पेयर तो इसके पास है, दे देगा इजीली, लेकिन sp2 का थोड़ा केस क्या रहता है, sp2 उतना इजीली नहीं देता है sp3 के कंपैरिजन में। तो देख लेते हैं और sp3 है या नहीं। तो इसको देखो, इसके लोन पेयर भी इसी के पास है, और ऊपर से ये sp3 है। ठीक है, sp3 है, और बाकी के जो ग्रुप है वो भी इसको देने वाले ही हैं, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो लोन पेयर है वो डोनेट करने के लिए नाइट्रोजन के पास, इसके पास भी हैं, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, इन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। अगर मैं इसको A कंसीडर करती हूँ, इसको मैं B कंसीडर करती हूँ, ये C है मेरा और ये D है, देन मेरा जो सीक्वेंस बनेगा बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी का सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि sp3 विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेंसिटी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से, तो मेरा C की जो बेसिसिटी होगी सबसे ज़्यादा होगी। देन जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो sp3 है, sp3 की डोनरेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, sp2 से। पढ़ के आए हो ना, पढ़ के आए हो, यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। sp3 जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख के आए हो तो समझ जाओगे। sp3 क्या होगा, sp3 ज़्यादा डोनेट करेगा sp2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, D आएगा B से पहले, और A तो सबसे लास्ट में आना ही है। A सबसे लास्ट में इसलिए आना है क्योंकि A के पास लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है डोनेशन के लिए। तो ये हमारा सीक्वेंस बनने वाला है बेसिसिटी का। ठीक है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, CDBA यानी कि पिपरिडीन, मॉर्फेलिन, पिरिडीन और पायरोल। ठीक है, तो आप डोनर एबिलिटी के बेसिस पे भी बेसिसिटी को इजीली जज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर एसिडिटी पूछता तो पहले बेसिसिटी निकाल दो, फिर उसका अपोजिट कर दो, यानी कि इसकी अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछेगा तो ABDC हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में ध्यान रखना, कई बार करता है बेसिक जैसे कंपाउंड दे रहेगा और एसिडिटी पूछ देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि इनकी एसिडिटी कैसे निकलेगी। अरे भाई, हमें बेसिसिटी पता है, बेसिसिटी निकाल लो, इनकी बेसिसिटी निकाल रहे हो, उसका अपोजिट जो भी रिलेशन है, रिलेशन आ रहा है, जो भी ऑप्शन में है उसको टिक कर दो। ठीक है, लेकिन बेसिसिटी ही टिक मत कराना अगर एसिडिटी पूछा है, तो इन बातों का ध्यान रखना। अब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो GOC का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम एरोमेटिसिटी की तरफ बढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी कोई इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, फिर उससे आगे धीरे धीरे एडवांस ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।